आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम है और सईद काजी। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो आबादी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम भी आज इसी पर बात करेंगे कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आखिर कोई मौसर किस्म की प्लानिंग क्यों नहीं है, क्या वजह है इसकी, क्या लोगों में तालीम की कमी है, और अगर हम आबादी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्या हम अपने वसाइल को इस हद तक बढ़ा रहे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा यह है कि क्या हमारे वसाइल इतने हैं कि हमारी बढ़ती हुई आबादी की जो ज़रूरियात हैं इसको पूरा कर सके। हमारे सवाल पर अपनी राय दीजिए, ईमेल करें, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जो है वो आप जवाब दीजिए। इसके अलावा आज क्या हम दिन की ताज़ा खबरें क्या हैं, सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, आगाज़ में तो मैं बात करूँगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने अपने ताउन से तालिबान को पाकिस्तान में आज़ाद करने का अमल शुरू कर दिया। कुछ लोगों की आज़ादी, जिस तरह मुल्ला बरादर हैं, उस पर अभी कुछ इख्तलाफ है, मगर लगता यह है कि अब आइंदा जो हुकूमत बनेगी वहाँ पे वो तालिबान और प्रो अमेरिकन एलिमेंट जो बैठे हुए हैं, तो वो फिर वही जिसे कहते हैं टार्जन की वापसी हो गई है, फिर वही तालिबान जो है उन्हें शामिल किया जा रहा है। और फिर एक वर्ल्ड डिज़ास्टर रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो कुदरती आफात हो या टेररिज्म हो, इसके बाद सेकेंडरी डिज़ास्टर शुरू हो गया। वो क्या है कि जब आप लोगों को रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते तो सेटल्ड एरियाज़ का वो रुख करते हैं, सब ह्यूमन लेवल पर रहते हैं, गंदा पानी, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है कोई, तो वो फिर बीमारियों का शिकार होते हैं। तकरीबन दुनिया में 72 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस कैफियत में मुब्तला है। पाकिस्तान में भी 5 से 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी हम मदद नहीं कर पाए। इससे बात करेंगे। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट की जो एक कोऑर्डिनेटेड प्रोटेस्ट हुआ है यूरोप में कल, जिसमें आप जर्मनी में भी, यानी इंटेंसिटी उनकी डिफरेंट थी, लेकिन इवन डेनमार्क में भी हुआ और ऑस्ट्रिया में भी, और शिद्दत उसकी ज़्यादा दूसरे ममालिक में थी। तो ये पहली दफ़ा यूरोपियन यूनियन में इस पूरे इकनॉमिक सेटअप और पूरी अपनी हुकूमतों के खिलाफ एक शदीद एहतजाज उभरा है। इस पर बात करेंगे ये क्या है और आने वाले दिनों में ये क्या समत इख्तियार कर सकता है। सही समी साहब। शाजिया, जो फ़लस्तीन से ख़बरें आ रही हैं, गज़ा में दोबारा इसराइली एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, 20 से ज़ायद हमले कर चुके हैं इसराइली एयरफोर्स वाले, और उसमें आप हमास का एक अहम रहनुमा भी अल्लाह को प्यारा हुआ है। तो एक ऐसी वहाँ पर कशीदगी की फ़ज़ा कायम हुई है जिस पर अभी UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी हो रहा है, और अरब लीग की जो एमरजेंसी, उन्होंने भी एक सरबराही इजलास बनाया। तो इस पर बात करेंगे कि ये जो एक तशद्दुद की नई लहर है और जो नई कशीदगी वेस्ट और इस्लामिक वर्ल्ड में आ रही है, ये क्या आगे जाके गुल खिलाएगी। दूसरा शाजिया, एक ख़बर मैंने चुनी है आयरलैंड से। आपने भी जिक्र किया पॉपुलेशन का। आयरलैंड में एक डेंटिस्ट की मौत इसलिए हो गई है कि क्योंकि वो एक कैथोलिक कंट्री है। जो उसकी प्रेगनेंसी थी, 17 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी, और बच्चा जो था वो उसकी हालत ख़राब थी, लेकिन उसका अबॉर्शन नहीं किया गया, वो हॉस्पिटल में रही और बिल आखिर वो अल्लाह को प्यारी होगी। तो मैं आज इस पर नज़र डालूँगा कि मुसलमानों पर तो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये इंतहा पसंद है और हमें एक ऐसी कौम के तौर पर पेश किया जाता है जो शायद दुनिया में ट्रबल की रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आयरलैंड जैसे मुल्क में, जहाँ एक खातून की जान को ख़तरा इसलिए लाक हो गया कि जो प्रेगनेंसी है वो ठीक नहीं जा रही और वो उस इन्फेक्शन से उसकी जान चली गई, इस पर देखेंगे अब वहाँ पर क्या वावेला है और क्या ये सारी सूरत हाल है, क्या इसकी कभी इस्लाह भी हो सकती है नहीं। और कल एक ख़बर रह गई थी, वो भी हेल्थ के हवाले से ही है, कि जो माएँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिनको फ्लू हो जाता है या लंबा बुखार होता है, तो एक तहकीक आई है जिसमें ये कहा गया है कि शायद जो बच्चे हैं वो पैदा ऑटिज़म का शिकार होते हैं। तो इस पर नज़र डालेंगे कि ये सब रिसर्च क्या कहती है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो बढ़ती हुई आबादी है इसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह के इकदाम किए जाना ज़रूरी हैं। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और इस वक्त पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 180 मिलियन तक पहुंच चुकी है। और जो लोग आबादी को कंट्रोल करना चाहते भी हैं लेकिन उनके पास फैमिली प्लानिंग के लिए कोई मौसर सर्विस नहीं है। काजी साहब, क्या वजह है? हम रिसोर्सेज की तो कमी है, ये बात समझ में आती है, लेकिन तालीम का ना होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर कह सकते हैं हम। शाजिया, पहले तो लफ्ज़ पे गौर करें, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, जब आपकी मैशत में कोई प्लानिंग ना हो तो फिर फैमिली प्लान नहीं हुआ करती, एक बात। और एक बात असूली तौर पर यह दुरुस्त है कि आपको आबादियों को
एक रीजनेबल हद तक रखना चाहिए। मगर मेरा एक और सवाल है, मैं आज जब यूरोप की स्टोरी कर रहा था तो यूरोप में तो बहुत ज़्यादा आबादी या बर्थ के जो फिगर्स ऐसे नहीं हैं, वहाँ पे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ 50% तक बेरोजगारी है अंडर 25 लोगों में। तो ये क्या है? तीसरी बात कि आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ज़ाहिर है आप लोगों को एजुकेट करेंगे, एक इंसान के दिमाग में रोशनी डालेंगे, वो देखे कि अल्लाह की एक दी हुई नेमत को मैंने किस एक्सटेंट तक लेके आना है जो मेरे लिए रहमत रहे, जहमत ना बन जाए। तो जब प्लानिंग ही नहीं, और दूसरी बात ये कि हम इसके पीछे छुपे ना, उसकी वजह यह है कि हर चंद की आबादी को कंट्रोल में होना चाहिए। मगर जो साइंस और मॉडर्न साइंस ने यहाँ पे एक प्रोडक्शन का खौफनाक पोटेंशियल पैदा कर दिया है, ह्यूज पोटेंशियल पैदा कर दिया है, वो वहाँ मौजूद है। सो फैमिली प्लानिंग को अगर आज यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है कि जितनी इल्स है, मसलन क्या ये फैमिली और आबादी की वजह से यूरोप अप इन द फ्लेम्स है टुडे। आज यूरोप की गली गली में लोग जो तड़प रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर गलियों में, वहाँ तो ये प्रॉब्लम आ गया है कि एजिंग जो है वो एज लोग बढ़ जाएंगे और जो बच्चे हैं वो कम होंगे, ये क्राइसिस आ रहा है। चाइना में भी क्योंकि एक बच्चा, और ये उन्होंने पाबंदी लगा रखी है, जुर्माना करते हैं वो अगर दूसरा बच्चा पैदा की जाए, तो वहाँ भी जब अब ये इशू आ रहा है कि ये जो अगली जनरेशन 2050 तक आएगी उसमें नौजवान कितने होंगे। इशू ये नहीं, इशू ये है कि आप ज़िंदगी की हर जगह से आप प्लानिंग निकाल के एक पुरइंतशार किस्म का निज़ाम में मैशत राइज कर देते हैं, तो उसमें फिर ये जो डिस्टॉर्शंस हैं वो होती हैं। और इट सेल्फ ये नहीं होता कि आप आबादी खत्म कर दें, निज़ाम तो यही रखें आप जो है, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है, और आबादी को ठीक करके आप ठीक कर लेंगे। इट इज़ एन इशू, बट इट इज़ इशू विद अच्छा, लोग सभी साहब ये पूछते हैं कि एक बच्चे वाला फॉर्मूला जिस तरह चाइना में काजी साहब ने भी कहा जुर्माना होता है अगर दूसरा बच्चा हो, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता? नहीं, देखिए कुछ चीज़ें जो हैं वो मसलन चाइना का एक अपना माशरती सेटअप है, उनका अपना एक रिलीजियस थाट है, ज़िंदगी लोग जो गुजारते हैं वो किसी डिसिप्लिन के तहत गुजारते हैं, और अपनी गाइडलाइन जो है, अगर ये हम एक इस्लामी मुल्क हैं तो हम ज़ाहिर है जो हमारा बिलीफ है उससे जुड़े होंगे हमारे जो सारी गाइडलाइन जिससे हमने ज़िंदगी गुजारनी है। सिर्फ एक बात है कि बांग्लादेश भी एक इस्लामी मुल्क है, हमसे अलहदा हुआ मशरक़ी पाकिस्तान 71 में, तो वहाँ पर देखें हमें जो पॉपुलेशन का जो बेपनाह इजाफा है उसको उन्होंने खासी हद तक कंटेन किया है। मेरा ख्याल है कि अगर हम ये कहें कि जी इसमें बस एक बच्चा होना चाहिए, ये भी कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ जो एवरेज इस वक्त डाटा अवेलेबल है उसमें हर औरत जो है हमारी वो एवरेज 4 बच्चे पैदा कर रही है। इससे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो क्या हैं? मैं देख रहा था रिसर्च, कराची के एक हॉस्पिटल की रिसर्च है, ये 25% ऐसी माएँ हैं जो बेचारी शिकार हो जाती हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है। और ये जो जैसे काजी साहब ने कहा, ये जो सारे आपके जो रिसोर्सेज आपके पास हैं फिर आप उसको आबादी पे तकसीम करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया काजी साहब ने कि कहीं और हमें प्लानिंग नज़र नहीं आती, रिसोर्सेज जो हैं हमारे यहाँ इतने ज़्यादा नहीं हैं, और ऊपर से ये जो बेतहाशा इजाफा है आबादी में, उसकी वजह से आगे चलकर मुस्तकबिल में हमारा जो मामला है मज़ीद ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। आखिरी जो हमारी सेंसस हुई थी वो 1998 में हुई थी मरदमशुमारी, जिसमें हमारी आबादी 132 मिलियन थी। उसके बाद हमारी मरदमशुमारी नहीं हुई। ये अंदाजा है कि 180 मिलियन यानी 18 करोड़ लोग हैं, और कहा यह जा रहा है कि जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है 2020 में जाके ये 20 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी आबादी। तो एक आप रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, फिर आबादी में बेतहाशा इजाफा, तो वो एक जब किसी भी माशरे में कोई बुराई आती है तो वो एक्यूमुलेटिंग इफेक्ट होती है बहुत सारे फैक्टर्स का, वो सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता। एक इन्होंने सही फरमाया काजी साहब ने कि कोई प्लानिंग ही नहीं है, फिर जो रिसोर्सेज हैं उनकी कोई एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही। हर साल आपको 15 से 20 लाख नए नौजवान हैं मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए नौकरियों का बंदोबस्त नहीं, ऊपर से आप बेतहाशा अगर आबादी में इजाफा कर रहे हैं तो ये जो आपका वो मसला है उसमें उसको एग्रीवेट करेगा, तो उसको बढ़ाएगा। दोनों की जिम्मेदारी बनती है ना। ये तो बिल्कुल, ये इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना वो एजुकेशन की है। हमारे यहाँ जो एक रिलीजियस मामला है जिसका मैंने अपनी दूसरी स्टोरी में जिक्र किया कि आयरलैंड जैसा जो मुल्क है यूरोप में, जिसको हम समझते हैं कि बड़ी तरक्की है, वहां पर वो एक कहते हैं जी पूरा कैथोलिक मुल्क है, और वो जो फीटस था, जो माँ के पेट में बच्चा था 17 हफ्ते का था, उसमें से दिल की धड़कन की आवाज आ रही थी, तो उन्होंने कहा जी हम इसको नहीं रिमूव करेंगे बच्चे को। और वो माँ सविता डेंटिस्ट 31 साल जो इंडिया से माइग्रेट होकर वहां गई थी, उसकी हलाकत हो गई। इस वक्त वहां पर पूरा एक बहुत बड़ी कैंपेन है कि जनाब ये, उसने कहा मरने से पहले, मैं उसका पढ़ रहा था, उसने कहा मैं कोई आयरिश नहीं हूं, मैं कोई कैथोलिक नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, खुदा के लिए इस बच्चे को निकाल दो, ये मेरे लिए
मेरे लिए मौत का ये सबब बन रहा है। और वो एक कंडीशन जिसे वो बताते हैं सेप्टिसीमिया, कि आपके ब्लड में इंफेक्शन हो जाता है। उन्होंने जब वो बच्चा अंदर मर गया, जब उसकी दिल की धड़कन की आवाज नहीं आई तो उसको निकाला और फिर उसको इमरजेंसी में किया, लेकिन 28 अक्टूबर को 7 दिन इंतहाई तकलीफ के वो उसने गुजारे हॉस्पिटल में, और उसके बाद उस माँ की डेथ हुई। तो ये एक जो रिलीजियस हमारा जो एक इशू है आबादियों के हवाले से, जरूरी है कि हमारे उलमा इसमें अपना किरदार अदा करें और लोगों को ये एजुकेशन दें कि अपने वसाइल के मुताबिक आप देखें, हर चीज को जरा थोड़ा प्लान करने की कोशिश करें ताकि मामला जो है वो सुधर सके। और ये बिल्कुल सही है, तमाम चीजों को ठीक करने की जरूरत है। स्टोरी में बाद में होंगे, समी साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि मसलन ये जो प्रोटेस्ट की हम बात कर रहे थे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में प्रोटेस्ट हुए तो 350 आदमी निकला है ऑस्ट्रिया में, और सिंबॉलिक उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ जो है, मगर क्यों? वहाँ इकॉनमी ज्यादा प्लान्ड है, वहाँ पे जो है वो टैक्सेस लगा के नीचे घर, हेल्थ, ये भी वेलफेयर स्टेट थी, मगर यहाँ इन्होंने रोल बैक कर दिया। तो आप देखते हैं कि जब एक घर आना देख लें आप, 4 बंदे 5 बंदे आप घर में रह रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे हर चीज प्राइवेटाइज कर दें, एक कमरा इधर प्राइवेटाइज हो गया, एक इधर हो गया, आप कहेंगे आप किचन इस कमरे में कर लो, एक कॉमन सेंस है ना। और इसको एक मंत्रा बना के पेश किया गया। ठीक है, कमांड इकॉनमी जो है पूरी वो आप ना करें भाई, लेकिन जिंदगी की में से प्लानिंग के उनसर को आपने बाहर निकाल दिया। आज आग लगी हुई है पूरे ग्लोब पे, यही अजाब है। इसी से आपकी फैमिली प्लानिंग जुड़ी हुई है, इसी से आप फैमिली प्लानिंग को भी प्राइवेटाइज कर दें भाई। देखे ना, ये आप पुलिस को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, तो फिर जो मालिक होंगे उसके, वो फिर जो जुर्म करेंगे वो तो नहीं पकड़ा। मैं एक बात कर रहा हूं कि प्लानिंग अगर आपने करनी है, चाइना ने भी अपना कब्जा इस पे 1.2 बिलियन की उसकी आबादी है, और वो बहुत बड़ा क्राइसिस आया है उसका। और खास तौर पे ये जो 80s में सिस्टम वो लेके आए, इसने एक तरफ ग्रोथ रेट तो खौफनाक बुलंदियों पर ले गया, और कहते हैं कि ओबामा के जो दौर खत्म होगा उस वक्त चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैशत बन चुका होगा, मगर किन तजादात के साथ कि वो कांप रहे थे। इस दफा जो कांग्रेस खत्म होने वाली हो गई है, और आगे उनका वो आबादी और गुर्बत बुनियादी मसला है। अगर आप आबादी को भी आप सस्टेनेबल लेवल पे रखें और वो उसमें से गुर्बत दूर करें, तो फिर आप, और फिर एजुकेशन जो सभी साहब भी फरमा रहे थे कि आप एजुकेट करेंगे तो आदमी कोई सेंसिबल डिसीजन कर सकेगा ना। उस पे तो आप करते नहीं, वही हम रोते हैं कि लेस देन 1% आप खर्च करेंगे, तो फिर ये सारी चीजें क्राइम उसमें। मैं ये जो स्टोरी थोड़ा सा उसमें मैं ये काई साहब आप बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि अगर इस तरह का कोई वाकया पाकिस्तान में हो गया होता, जैसा ये गैलवे हॉस्पिटल है वो आयरलैंड का पूरी दुनिया की नजर है बेस्ट हॉस्पिटल है, जहां वो सविता 31 साल डेंटिस्ट अल्लाह को प्यारी हो गई, अगर ये 5-7 एनजीओज वाले आ जाने थे, 3-4 मीडिया आ जाना था, और वो हमारी ड्रम बीटिंग होनी थी समी साहब। यानी एक बताया जाना था, जैसे बताया जाता है कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद मुल्क है, ये जो इस्लाम है ये एक इंतहा पसंद मजहब है, और ये जनाब किसी को जिंदा नहीं। अब आप मुझे बताइए कि वो, क्योंकि वो क्रिश्चियन है, कैथोलिक हैं, अब उनके बारे में बात नहीं हो सकती। ये उनके मीडिया ने जरूर इस इशू को उठाया है, लेकिन ये क्या मजहब जो है वो तो इसलिए आया था कि इंसानों की जिंदगियों को डिसिप्लिन में लाके उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसको बताया जा सके, जिंदगी बताई जाए। नाम क्या बताया आपने खातून बेचारी? सविता, इंडिया से वो गई है, 31 साल वो खातून थी, डेंटिस्ट, पढ़ी लिखी, खुद डॉक्टर, उसका जो मियाँ है वो इंजीनियर है। नहीं, अब एक बात है, ये तो चले गैर महजब लोग थे और बड़े क्रिमिनल थे जिन्होंने हमारी इतनी खूबसूरत बच्ची को जख्मी किया और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। वो तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े मॉडर्न दुनिया है। तो अब सविता डे भी मनाए हम, अब यूनाइटेड नेशन वालों को कहें कि एक दिन सविता के लिए भी मनाए। मतलब ये एक दो रुखी जो है बात है, ये जो दो रुखी है इनकी, ये जो डबल स्टैंडर्ड है इनके, अब गौर फरमाइए। अच्छा, वो जो ये इंतहा पसंदों के डबल स्टैंडर्ड, लेकिन उसके बाद अब आगे क्या हुआ? इस वक्त जो मैंने थोड़ा सर्च किया, आयरलैंड का जो अपना मीडिया है, हर मीडिया पे ये मेन स्टोरी है वहां पर, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम इसको पार्लियामेंट में अब लेके जाएंगे इस इशू की बुनियाद पर कि आप जो इंसानों की जो जिंदगी है जब उसको आप खतरा है, हाँ। तो वहां पर ये कहना उससे पहले उनका ये बेसिकली हाँ। खबर ये भी आई है वहां पर कि वो उनके जो मेडिकल जो काउंसिल है उन्होंने ये दी हुई है छूट कि अगर किसी की जान को खतरा हो, लेकिन फिर ये फैसला आ जाता है इंडिविजुअल पे जो उस वक्त केस को डील कर रहे हैं। अब वो जो डॉक्टर्स थे वहां पर उन्होंने कहा जी कि क्योंकि फिटस में दिल के
धड़कने की आवाज आ रही है, तो हम इसको अबॉर्शन नहीं, हम इसका कर सकते। हम अबॉर्शन तभी कर सकते हैं जब ये बच्चा इसके दिल की आवाज, धड़कने की आवाज आए। जिंदगी को बचाना होता है, यही बात है। इसीलिए हम इस स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं कि मजहब के नाम पर जुनूनियत मुसल्लत की जाती है, और ये जुनूनियत क्रिश्चियंस भी मुसल्लत करते हैं, ये जुनूनियत मुसलमान भी मुसल्लत करते हैं। तमाम जो मज़ाहिब हैं वो उनका एक जुनूनियत का अपना लेवल बना दिया जाता है, हालांकि वो उनमें है नहीं। हमारा फंडामेंटलिज्म नजर आता है, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म नजर नहीं आता। ज्यूज का फंडामेंटल खौफनाक है, इस हद तक खौफनाक है। मुसलमानों की मैं पढ़ रहा था कि जीवन जो अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी है, उनके बहुत सारे जो निजी नजरियात हैं वो सामने मीडिया लेके नहीं आता। वो ऐसे ऐसे उनके खौफनाक नजरियात हैं कि वो ग्लोब पे खत्म कर दें इन लोगों को, इस तरह का मामला है। और फिर ये जो नॉर्वे में जो हुआ था, ये भी एक इंडिविजुअल था, तो वो इंडिविजुअली, मगर ये सोच की परतें वहां मौजूद हैं वहां पे इसी तरीके से, और ये परतें और सामने आएंगी अगर ये बुरान गहरा हुआ। एक कॉलर है अमेरिका से, फरद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये एक दो बातें करनी थी। ये आबादी का जो मसले का हल जो है बेहतरीन जो समझ में आ रहा है कि जिस तबके में आबादी सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि अंदरून शहर के लोग होते हैं या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन पे मस्जिद के जो मौलवी हजरात हैं और दूसरे जो वो मुआशरे में जो हमारे बाजियां वगैरह होती हैं जो दरस तबलीग और इस तरह के वो काम करती हैं, उनकी बातें बहुत सुनते हैं। तो ये अगर उनसे राब्ता किया जाए किसी सही तरीके से, तो वो इस मामले पर उस तबके को बहुत तरह समझा सकती हैं। और दूसरी बात काजी साहब से ये पूछनी थी कि जब वहीदा शाह ने एक थप्पड़ मारा था, तो हमारे पंजाब के वज़ीर आला के नवाब ने थप्पड़ मारा, उस पर कोई खातिर खा कोई तबसरे सुनने नहीं आए। तो जरा प्लीज दोनों मसले पर जरा अपना ख्याल फरमा लें। बहुत शुक्रिया फरद। वहीदा शाह साहिबा ने बड़ा गलत किया था। दूसरी गलती वो की गई जो शरीफ आदमी को जदोकोब किया गया, और यहाँ बाकायदा समी साहब की और मेरी रेंगलिंग हुई इस बात पे कि कोई कॉस्मेटिक किस्म का ये अब ना चक्कर, इसको सियासी इशू ना बनाएं। कुछ नहीं हुआ, उस आदमी की कोई अशिकशोई नहीं हुई जिसे थप्पड़ मारे गए और जिसकी इज्जत नफ्स को जो इस तरह से मजरूह किया गया। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, और ये जो इन्होंने बात कही ना कॉलर ने कि जो बेसिकली एजुकेशन, इसमें जो हमारे मजहबी उलमा हैं, चाहे वो मेल हजरात हैं या वो खवातीन जो घरों में जाके दर्स देती हैं या जिनके पास लोग जाते हैं अपनी बच्चियों को, मुझे बड़ा आपसे अगर वो जो आपसे माजरत चाहता हूँ, एजुकेशन देना रियासत का काम है, ना बाजियों का काम है, ना बाजियों को हम इस काम के लिए वो घर में ट्रेनिंग लेती हैं, हमें नहीं पता उनके पास क्या ट्रेनिंग है। उनके पास जो फंड ऑफ नॉलेज है वो कहाँ से आया है, ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। रियासत को आगे आके अपनी आबादियों को एजुकेट करना है। अब आप मुझे बताएं कौन सी बाजी जाके लेक्चर देती है आपकी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में? देयर इज अ सिस्टम ना। आपने डिग्री ली है, आपने डेमोन्स्ट्रेट किया है अपनी एबिलिटीज को, एक बोर्ड बैठा है, उसने कहा जी आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप यही दुनिया का तरीकाकार है। तो ये जो एक प्राइवेटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग यहां हो गई है ना, वो ना करें बाजियों। नहीं, ये आपकी बात मैं एग्री करता हूँ। इन प्रिंसिपल आप सही कह रहे हैं कि ये रियासत का काम है और उन पढ़े लिखे एक्सपर्ट लोगों का काम है। लेकिन अब आ जाएं ग्राउंड पे क्या है। हमारे यहाँ जो देहातों में जो बहुत सारे लोग अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी नॉलेज के लिए जिन लोगों पर डिपेंड करते हैं, वो कौन है? किसी भी देहात में चले जाएं, जुमे का जो खुतबा है, जो मौलवी है, रिलीजियसली उसकी जो बात है लोग उसको सुनते हैं। इसी तरह जो खवातीन है वो भी सुनते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो आप सबसे पहले तो उस पर आपकी बात असली तौर पर सही है कि ये उनका काम नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस वक्त वो मौजूद हैं। तो एक सूरत हाल आपके सामने है, आप रियासत को भी चाहिए कि वो जिम्मेदारी ले, और जो इस वक्त जो वो एक तरीका है उसको भी आजमा लेना चाहिए। बाकी मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, मुझे प्रिंसिपल आप सही कह रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मजीद खबरों पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची से कॉलर है सलीम। हेलो। अच्छा, ये समी साहब और काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज आप ये जो डिस्कशन कर रहे थे आबादी के, इस पे बुनियादी तौर पे बात यह है कि कैपिटलिज्म जो है ना अपनी असल सूरत में आ गया, जो प्राइवेटाइजेशन का इशू है। और ये इशू नहीं है बेसिकली, जब कम्युनिज्म था उसके मुकाबले में इन्होंने कंपटीशन में बहुत सारे सोशल रिलीफ दिए थे, और अब बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है बिजनेस करना, प्रोडक्शन करना। और फिर जब जिस जमाने में इंडस्ट्रियल लेवल वो जो होती है एक्सपेंशन हो रही थी, तो उस जमाने में तो बोलते हैं कि वन माउथ टू फीड एंड टू हैंड्स टू वर्क था।
तब आबादी बढ़ाने की बात कर रहे थे। अब जब कैपिटलिज्म के अंदर वो जो इकोनॉमी का केक ऊपर की तरफ जा रहा होता है और जब लोगों को इन्होंने नचोड़ना होता है, और आज आप देखें यूरोप के अंदर हर जगह देखें आबादी की कमी है, क्योंकि वो धड़ाधड़ इमिग्रेशन भी दे रहे हैं, हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं इकोनॉमी में। और अगर पाकिस्तान की मिसाल देखें, पाकिस्तान के अंदर एक मैं सर्वे पढ़ रहा था, हमारे पास अगर प्रॉपर कल्टीवेशन हो, हमारी लैंड यूटिलाइज की जाए तो 1.5 अरब की आबादी को हम फीड कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि पंजाब ही सूबा था, दुनिया को खिलाता था। जब अंग्रेज जब सोने की चिड़िया में यहाँ पर आया, एक इस्तेमारी निजाम आया, तो हम गुर्बत से नीचे चले गए, पूरी दुनिया खिलाते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम आपका। ये इन्होंने ये जो इसे फीडिंग फील्ड्स ऑफ पंजाब, फीडिंग प्लेन्स ऑफ पंजाब कहते हैं। बिल्कुल। ये जो हम यहाँ सारा जाते हैं ना इस्लामाबाद की तरफ, तो आगे फिर वो मोड़ तरक्की, इससे नीचे नीचे प्लेन्स ऑफ पंजाब है। तो ये तकरीबन 47 से पहले 40% गला पूरे सब कॉन्टिनेंट का पैदा करते थे। और ये अगर आज एक और पैमाना होता है कि आबादी फी मुरब्बा मील या फी मुरब्बा एक पैमाना है, उसमें आज भी पाकिस्तान जो है उन पैरामीटर्स के अंदर है। और ये कह रहे हैं कि आप मतलब, मैं तो आपको एक और फिगर दे देता हूँ कि जितना अर्जेंटीना का रकबा है, अगर इसे हम टिल करें पूरी मॉडर्न साइंस के साथ, तो आप पूरे ग्लोब को रोटी खिला सकते हैं। और 800-1000 मल्टीनेशनल दुनिया में प्रोडक्शन कर रही हैं। एक जो फूड की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल है, वो अगर अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करें तो पूरी दुनिया, तो वो मसला नहीं है। मसला आबादी का होगा अगर ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रहेंगे। नहीं, अच्छा, इसमें ये बात आपकी सही है कि गल्ला तो आप पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर बहुत सारी और चीज़ें चाहिए होती हैं। जो लोग गल्ला पैदा करके जिनको आप खिलाते हैं, उनके लिए आपको हॉस्पिटल्स चाहिए, उनके लिए आपको स्कूल्स चाहिए, उनके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो इसलिए आबादी का जो कंट्रोल है, या उसको कम रखना या कंट्रोल में रखना, ये कोई गैर सेहतमंद सोच नहीं है। लेकिन मैं इसके साथ एक पैरेलल फिगर दे रहा हूँ कि अगर ये गार्डियन लिखता है अमेरिका यूरोप लंदन का अखबार कि 20-30 ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो वहाँ पे उन्होंने पार्क करके रखे हुए हैं, जो ब्लैक मनी या जिसको उन्होंने अपने तौर पे वाइट भी किया हुआ है, सेफ हेवन्स बनाए हुए हैं, 30 ट्रिलियन डॉलर। और ये अमेरिका की मैशत से 2 से 2.5 गुना ज्यादा रकम है। वसाइल में कमी नहीं है। और फिर जो मैंने बात ऐड की कि आबादी रीजनेबल होनी चाहिए, कैसी होगी? एजुकेशन के जरिए होगी ना, प्लानिंग के एक मुनज़्ज़म और तरतीब वाला, आप उसको जरा मुनज़्ज़म कर लें, थोड़ा उसको कंट्रोल कर लें, तो सूरत हाल बेहतर होगी। क्योंकि जब आप ये बात करते हैं ना कि जनाब हम तो इतना गल्ला पैदा कर सकते हैं, ये हो सकता है, तो फिर इससे एक ये इंप्रेशन भी जाता है कि शायद ये जो आबादी की कमी की बात करने वाले लोग हैं, ये कोई मुनासिब बात नहीं कर रहे हैं। मुनासिब बात कर रहे हैं। हमने सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जनाब आबादी हमारी जो असल मसला है उसकी वजह है, उसका नतीजा है, एक मसले का नतीजा है, हमारे मसाइल की वजह नहीं। एक और कॉलर है शोरकोट से, मुश्ताक। हेलो जी, वालेकुम सलाम। हमीद साहब, शोरकोट सिटी से मुश्ताक बात कर रहा हूँ। जी मुश्ताक साहब जी, ये आपको एक अवामी मसले के मतलब बताना है कि पेंशनर जो होते हैं, ये गवर्नमेंट के मुलाजम, पेंशन के वक्त इनकी ग्रेजुटी रख ली जाती है, आधी पेंशन आधी इनको दे देते हैं, उसके बाद वो बहाल हो जाती है जब वो रिकवर हो जाए सारा अमाउंट। तो इसके लिए शौकत अजीज ने, एक डिक्टेटर के प्राइम मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बंद कर दिया था। उसके बाद सर्वोच्च ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट वगैरह ने वो बहाल कर दिया। गवर्नमेंट इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में चलेगी पेंशनर्स के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2012 को जजमेंट दे दी पेंशनर्स की फेवर में। अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन नहीं कर रही। आजकल तो अवामी हुकूमत है, इनसे बड़ी तवक्कात है हमें कि ये अवाम के मसले हल करती हैं, मगर इस चीज में बड़ी हमें परेशानी होती है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है ये ऊपर लेवल तक पहुंचता नहीं मसला, ये नीचे किसी लेवल पे हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुश्ताक आपका। देखिए, बड़ा ये अब एपेक्स कोर्ट ने फैसला दे दिया है। सबसे पहले तो पेंशनर्स को रोकना जो शौकत अजीज साहब ने किया या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया, वो गलत था। चलें, अब कोर्ट ने उसकी दादरसी कर दी है, इनकी तो चाहिए कि गवर्नमेंट को इस पे इम्प्लीमेंट करे। और ये अब अगर प्रोग्राम है, क्योंकि वो एक मॉनिटरिंग सेक्शन भी है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस पर फिर वो खुद बुलाए फाइनेंस मिनिस्ट्री को, क्योंकि वो हर मिनिस्ट्री को बुलाते हैं, चीफ साहब और जज साहबान भी, जो एक अच्छी बात है, जो अमल दरामद नहीं करते। तो ये पेंशनर्स बेचारे जो अपना हिस्सा अपनी जवानी में इस मुल्क की बेहतरी के लिए दे चुके हैं, अगर आज वो इस तरह फिर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। और वो जो अवामी हुकूमत की उन्होंने बात कही, अब उस पर तो काजी साहब उम्मीदें लगा के बैठे हैं। एक कॉलर लेने दें मुझे न्यूयॉर्क से, रशीद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मुझे बात करनी है, ये जो बात हो रही थी, जो गाजा में इजराइल ने हमला करके
इन लोगों को शहीद कर दिया। तो आज अरब एम्बेसडर जो यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग में सब घेरे हुए थे कतर के सफीर को, तो कतर के बादशाह को वो ये कह रहे थे अमीर को कि आपने 52 बिलियन पेरिस में घोड़ों को दौड़ने के लिए, घोड़ों पे आपको रहम आ गया, आपने एड दे दिया। और सऊदी अरब ने $500 बिलियन का तेल उनको सस्ता दे दिया यूरोप का। उसका ये नतीजा निकला कि आज इजराइल की ये हिम्मत है कि वो पूरे मुसलमान मुल्कों पे, खासकर गाजा में मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रहा है। वो सब डांट रहे थे खुद अरबी यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग में कतर को कि उन्होंने घोड़ों पर रहम करके उसको $52 बिलियन का पेरिस में उन्होंने वो दे दिया रहम खा के। तो उन्होंने कहा कि भैया मुसलमानों पर रहम खाइए, इसलिए मुसलमानों को ये हाल हो रहा है। भाई ये बताना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा अहम इशू है, मैंने इसको अपनी स्टोरी में भी रखा कि वहां पर अच्छा, इसकी एक वजह है काजी साहब के जनवरी में इसराइल के इंतखाबात हो रहे हैं और इंतखाबात से पहले हर सियासी जमात जो है वो जो जिन जज्बात पर कैपिटलाइज कर सकती हो वो काम करती है। अब जैसे हम पहले प्रोग्राम के पहले इससे में जिक्र कर रहे थे कि जो यहूदियों की इंतहा पसंदी है वो किसी को नजर नहीं आती, जो ईसाइयों की इंतहा पसंदी है वो किसी को नजर नहीं आती, और हमारा जो मजहब है इस्लाम, जिसमें बेसिकली दर्स ही पीस और मोहब्बत का है, लेकिन चंद लोगों के जो काम है जो उन्हीं के अपने बनाए हुए लोग हैं, उनकी जो हरकत हैं उनको बुनियाद बनाकर मुसलमानों को आप न सिर्फ बदनाम भी करते हैं बल्कि उनके साथ ज्यादती भी करते हैं। अब ये हुआ हमास में 20 हमले कर चुकी है इसराइली फजाइया और उसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं और आगे चलकर अब ये जो तशद्दुद है ये बढ़ेगा, क्योंकि मैंने अर्ज किया कि अब जो नेतन्याहू हैं इसराइल के वजीर आज़म, उन्होंने इलेक्शन जीतना है इसराइल का और वहां पे सेंटिमेंट ये आया सर्वेज में कि जनाब आप मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि दुनिया में 2 रियासतें हैं जो मजहब के नाम पर वजूद आई थी। एक तो हमारी रियासत पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरी जो रियासत बिल्कुल प्योरली मजहबी बुनियादों पर कायम की गई वो इजराइल है, जहां पर पूरी दुनिया के यहूदियों को इकट्ठा करके तो कहा गया कि वो जो उनके साथ वादा था वो एक ज़मीन प्रोवाइड करने का, एक लैंड देने का, तो बिल आखिर उन्होंने वो लैंड हासिल कर ली। तो ये जो जनूनियत है मजहब के नाम पर, इसने अभी तक जो सारी जंगें आई हैं, अगरचे उसमें उस एक्सप्लॉयटेशन में दूसरे मकासद भी होंगे, लेकिन फेस पर जो चीज़ रखी गई है ना वो मजहब पर। बड़ी अच्छी बात की, मैं इस पर थोड़ा ऐड कर दूंगा बात। देखें, ये सही कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब मिस्र में मूवमेंट चल रही थी तो इजराइल की तारीख के सबसे बड़े मुजाहरे हुए, जिसमें उनके अवाम निकले, अरब भी और यहूदी भी, और उनके हाथ में जो प्लेक कार्ड्स थे वो कह रहे थे वॉक लाइक एन इजिप्शियन। अब बात क्या है कि जो चंद इंतहा पसंद यहूदी वहां बैठे हैं, उनको अमेरिका का माल जा रहा है, उनको मीडिया पे कवर चाहिए, यहां पे उसामा बिन लादेन, ये सारा एक बड़े ग्रैंड प्लान का हिस्सा है। क्या नाम था उसका, क्या समी साहब, मैं उसका नाम भूल जाता हूं, जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, नेतन्याहू, और एक और भी इससे पहले, उन्होंने कहा कि उन्हें खौफ आता है ये जो मूवमेंट चल रही है। उसकी वजह यह है कि आबादियों पे एक माशी जुल्म और जबर बर्बरियत कायम रखने के लिए ये मजहब को इस्तेमाल करते हैं, और वहां इजराइल में भी यही कर रहे हैं। जब वो मूवमेंट चली 2-3 महीने, समी साहब, तो उनके मेन जो स्केयर्स में आके अवाम बैठ के, और वो क्या मांग रहे थे, मकान, रोटी और जॉब, क्योंकि ये इस सिस्टम में दे नहीं सकते, लिहाजा इनको मिलिटेंसी चाहिए, इनको उसामा बिन लादेन चाहिए। वहां यहूदी उसामा बिन लादेन बना देते हैं, या मुसलमान, मतलब एक इसी किस्म का कैरेक्टर वहां बना देंगे, इधर बना, और इसी तरह आबादियों पे ये जुल्म मुसलत रखेंगे। एक और कॉलर है अब्दुल रहमान लिया से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैं समी साहब से और कायद साहब से सवाल जो आपका मौजू है उसमें मैं बात करना चाहूंगा। आपका मौजू बहुत अच्छा है और एक इंतहाई पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे अहम इशू है वो ये भी है, लेकिन मेरी बात को पहले काजी समी साहब ने भी थोड़ा सा जो मजहबी जनूनियत की बात की है, वो मजहबी जनूनियत यहाँ पर भी एक, अगर इसको हम देखें तो बीच में शामिल है बढ़ती हुई आबादी में। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है, हम सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं और सब कॉन्टिनेंट की जो एक खास साइकी है, हमारी मजहबी जनूनियत ने उसको उसी अंदाज से लिया है जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर है। बेशक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक बेटी पैदा हुई, उन्होंने कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जाहिर की। मैं अब आप हमारे यहाँ पे देख लें कि हमारे यहाँ पे जो दर्स दिया जाता है, हमारे यहाँ पे जो बात की जाती है, मैं मजहबी उसमें ये, जब तक यहाँ पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का तस्वुर खत्म नहीं होगा और विरासत का ये तस्वुर खत्म नहीं होगा कि आपकी नस्ल तभी बढ़ेगी जब आपके यहाँ कोई नरीना औलाद पैदा होगी। एक दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ वसाइल की आप बात कर रहे हैं, मैं अब भी मानता हूँ कि मौजूदा आबादी जो है, ये वसाइल बिल्कुल ठीक है, इसमें ये पूरे हो सकते हैं, लेकिन वसाइल पे जिन अफराद का कब्जा है वो चंद है, उनको कौन तकसीम करेगा?
उनको तकसीम करेंगे तो आप ये वसाइल देंगे, और आपके यहाँ एक जो तबकाती तकसीम है, मैं प्लीज, मेरी बड़ी अहम बात है और ये सब लोगों तक जानी चाहिए, जो तबकाती तकसीम है उसके ऊपर आप नस्ल की बुनियाद पर, बर्तरी की बुनियाद पर आपने शोबे मुख्तस कर रखे हैं। बेरोजगारी आप कहते हैं, मसला आप किसी मुसलमान को स्वीपर भर्ती होने नहीं देते, आप कहते हैं कि क्यों हो। आप किसी आदमी को अगर वो हजाम का काम कर रहा है आप उसको हजाम नहीं होने देते। मैं कहता हूँ इन सब पे कल आपका तालीम का मौजू था, तो उस तालीम के मौजू पर भी मैं कहता हूँ कि इन सब की, मैं दावे से कहता हूँ पाकिस्तान से बेरोजगारी खत्म हो सकती है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका। मैं इनकी बात को ये सही कह रहे हैं कि ये जो तकसीम है, और इसी हवाले से, क्योंकि मैं एक स्टोरी और कोई मिस कर दूँ, मैं ये नहीं मिस करना चाहता, क्योंकि ये जो बातें ये कर रहे हैं इसी के खिलाफ जो एक रद्द अमल है, और ख़ास तौर पे 27 मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन के, वहाँ भी इसी किस्म की बेइंसाफ़ी। अब पहले हम यहाँ वीज़े लगवा के वहाँ जाते थे कि वहाँ नौकरियाँ अच्छी हैं, ज़िंदगी अच्छी है, वहाँ के लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसी सारी तदादात की वजह से हैं। मगर मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि कल वहाँ पे 27 मुल्कों का है वो एक, और 50 करोड़ की आबादी है। ये इस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में चाइना के बाद इसकी आबादी है। शाजिया वहाँ पे जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड और इवन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है वहाँ भी मुजाहिरे हुए, मगर जो बहुत शिद्दत थी वो इटली में थी, वो स्पेन में थी, यूनान में हड़ताल थी, और ये सब लोग जो हैं खड़े थे और वो ये कह रहे थे कि इम्प्रिजन दी बैंकर्स, इन बैंकर्स को आप जो है वो जेल में फेंक दे। मगर मैं इस पर एक और बात करना चाहता हूँ, जो एक कॉलम आज लिखा है मार्टिन कैटल ने, उसने कहा जी ये एक बात तो तय है कि ग्रोथ अब एशिया में चली गई है। चाइना जो है, जब ओबामा निकल के जाएगा अपने ऑफिस से तो चाइना दुनिया की पहली बड़ी मैशत बन जाएगा। इसी तरह इंडिया की थोड़ी बहुत उसने बात की, और अब ये वो कह रहे हैं ये एपोकल चेंज है, ये एक अहद बदल रहा है। ये गार्जियन में एक नॉन या नोटेड लिखने वाला है, और अब हमें ये इस हकीकत को मान लेना चाहिए। मगर बात इसमें मैं थोड़ी ऐड करना चाहता हूँ, ये समी साहब ने भी कल स्टोरी पे बात की थी कि चाइना में जो ग्रोथ इतने बड़े तजादात के साथ हुई है कि 700 मिलियन आदमी को तो नीचे आपने डाउन ड्रेन कर दिया, 500 मिलियन को उठा के ले गए ऊपर, करप्शन सबसे बड़ा वहां चार्ज लग रहा है। तो यहां भी जो ग्रोथ हुई है वो अपने साथ इतने बड़े तजादात लेके आई है कि जो कल यहां पे किसी एक बड़ी एक सोशल एक्सप्लोजन में हो सकते हैं। और वहां का जो एक्सपीरियंस है यूरोप का, हम देख रहे हैं 50 करोड़ की आबादी का ये जो खित्ता है, वहां पे गलियों में सैकड़ों लोग कल गिरफ्तार हुए हैं, सैकड़ों दर्जनों पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, पुलिस की गाड़ियों को वहां आग लगाई गई। ये लगता है ये आज मैड्रिड नहीं बल्कि कराची था। तो ये एक तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है, और ये जो भी साहब कॉलर हमें कॉल कर रहे थे, ये इसी वजह से है कि अगर आप समाज की ऊपर वाली परत से नीचे बेयर मिनिमम लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग नहीं बनाते तो आपकी ग्लोब पे अमन नहीं रहेगा। जी, अभी हम मनाजिर दिखा भी रहे हैं जो कल आप देख रहे हैं कि ये यूरोप है, ये वो यूरोप है समी साहब के जहां से एक आर्गुमेंट दिया करते थे, हम बात करते थे ना यूरोप और अमेरिका के खिलाफ, और जी छोड़ें जी, यहाँ हर आज वीजा खोल दे तो सारे अमेरिका चले जाएंगे, भाई सोमालिया का वीजा खोल दो तो सारे पाकिस्तान आ जाएंगे, हर कोई आप सोमालिया से परे अगर हेटी का वीजा खोल दो वो सोमालिया आ जाएंगे। दैट्स नो आर्ग्यूमेंट। बात यह है कि जहां लोग रह रहे हैं वहां लोगों का जिंदगी अजीरन कर दी गई। अच्छा, इसमें मैं ये तो बात आपकी सही है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अगली बात करता हूं कि वो समाज जहां पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, भले इलेक्शन हो, भले प्रोटेस्ट की सूरत में हो, तो फिर उन समाजों में उन आवाम की बात को सुना जाता है। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये अगर वो समाज इन प्रोटेस्ट की रोशनी में अपने अंदर वो तब्दीलियां ले आएंगे, उन तमाम चीज़ों को अपना लेंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर तरक्की भी ज़्यादा होगी और लोगों का उस निज़ाम पर एतमाद भी बंधेगा। लेकिन अगर आप समाज में बिल्कुल आप ये तहिया अख्तियार कर लें कि इनके साथ हमने कनेक्शन ही करना, जो कि हमारी सूरत हाल है, यूरोप और अमेरिका या जो दूसरे हिस्से हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहां पर जो अवामी हमायत या मुखालफत है, पॉलिसी साज उसको मद्देनजर रखते हैं, उसको सामने देखते हुए बनाते हैं। ये जो प्रोटेस्ट जा रहा है, ये आप देख लीजिएगा कि मिसाल के तौर पर फ्रांस का इलेक्शन हुआ सरकोजी का, वो उसने बड़ी कोशिश की, बड़ी कैंपेनिंग की, लेकिन औलाद ने आके उसको बर्बाद कर दिया। वो इलेक्शन और आज औलाद के खिलाफ जुलूस निकला हुआ है। नहीं, अब ये अगर औलाद आके जो वादे करके आया था, वो बिट्रे कर रहे लोगों, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अब लोगों का देखिए, वहां पर लोग इश्यूज पर वही औलाद जो उनके लिए सबसे 80% लोगों ने वोट डाला और उनकी बड़ी मेजोरिटी से वो जीत के आए, लेकिन अगर उन्होंने इश्यूज पर वो फैसला नहीं किया, अगर एक से इजाजत दे दें, अगर इश्यू पर वो फैसला नहीं किया तो लोग सड़कों पर निकल आए बाहर। ये है बेसिकली लोगों की
इन्वॉल्वमेंट सिस्टम में, आप एक सिस्टम में रहते हुए अपनी राय का इजहार करते हैं। सभी साहब, जो मेरी आपकी बहस पहले भी चलती है, बात यह है कि अवाम का नारा लगाते हैं ये इलेक्शन के करीब, अब इलेक्शन आ गया ना, तो अब मलकवाल में भी जलसा में नजर आया, उसके बाद और भी रिफॉर्म्स आ जाएंगी। बात यह है कि वहां हो या यहां हो, जो रूलिंग स्ट्रक्चर या जो आपके लीडर तख्लीक करने की जो मशीन है ना, उस मशीन में से औलाद ही निकलते हैं कि वो इलेक्शन के मौके पे कहते हैं मैं आ गया हूं, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक कर दूंगा। जब वो अंदर जाते हैं तो बड़ा दूर नजर आता है, 4-5 साल जो भी उनका पीरियड होता है, उसमें फिर वो उसी अवाम को कुचलते हैं। यही यूरोप के साथ हो रहा है। अब हो ये रहा है वहां पे कि जब कैपिटलिज्म बहुत बड़े ग्रोथ रेट पोस्ट कर रहा था तो वो नीचे फेंक रहे थे सोशल वेलफेयर स्टेट। अब मामला सामने आ गया कि एक तरफ बैंकर्स हैं जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, एक तरफ अवाम है जिन्हें वो कह रहे हैं आपकी तनख्वाह 25% कम होगी, अब आप अपनी सेहत के पैसे आप खुद देंगे, आपके हाउसिंग के पैसे हम आपसे लेंगे, आपकी वेलफेयर स्टेट हम रोल बैक करें। अब क्लास कैरेक्टर पता चलेगा उन रूलिंग स्ट्रक्चर्स का, और थोड़ा सा पता चल भी गया कि जब यूनान में और इधर रोम में जो उन्होंने मोंटीमोरियो को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जो कि बैंकर था, और जब ये बात और रियलाइजेशन हुई, आखिरी बात उन्होंने कहा कि जनाब हमारा तो ख्याल था कि पार्लिमान जो है इसकी हुक्मरानी है बैंकों पे, ये तो अब हमें पता चला कि बैंक जो है उसकी हुक्मरानी है पार्लिमान पे। अब ये क्वेश्चन, बुनियादी क्वेश्चन, फंडामेंटल जो है, ये आप देखेंगे यूरोप में नहीं ये चल रहे हैं यूरोप में, लेकिन मैं इसको फिर ये वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और उस पे बहस चली जाएगी, हम फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे। वहां क्यों जा रहे हैं? हम तो कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं। नॉर्वे में भी कैपिटलिज्म है, स्वीडन में भी, डेनमार्क में कैपिटलिज्म की मिसाल दे रहा हूं। नहीं, मैं आप वो फरमा रहे हैं जब देखिए यहां पता क्या, एक और अवाम के राइट्स की बात करो तो पहले कहते हैं ये कादियानी है, फिर कहते थे ये तो कम्युनिस्ट है। देखे ना, वो जैसे डिफेंसिव करने वाली बात ये नहीं है। बात ये है कि आप छोड़ दें जो आपके पास। मैं तो यही कह रहा हूं, छोड़ देते हैं और इशू पे चले जाते हैं। आप ये कहते हैं ये जो आपने आइन बना रखा है, ये जो आइन बना रखा है इसके तहत ही राइट इंश्योर कर दें भाई, बाकी सोशलिज्म फलानी पैसे छोड़ दें। जो आपने खुद लिखा है, जो कि यहाँ की वर्किंग, बिल्कुल आप सही वो दे दें आप। मैं आप कहते हैं हमारा राइट दे दो, कहते हैं जी इसने ब्लास्फेमी कर दी, जो हो रहा है यहाँ पे, यानी जाती लड़ाई होती है उसको कहते हैं ब्लास्फेमी कर दी। अच्छा, कल भी रह गई थी खबर, मैं वो हम क्योंकि ये हेल्थ पे बात कर रहे थे शुरू में, एक रिसर्च आई है डेनमार्क में जो 1997 से लेकर 2003 तक की गई, और 96,000 बच्चे जो हैं उनकी माँ पर रिसर्च की गई जो बाद में जो पैदा हुए। उसमें ये कहा गया है कि तकरीबन 1000 बच्चे ऐसे थे जो ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें बच्चा जो है उसको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी बोल नहीं प्रॉपरली पाता, फिर वो बहुत सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता, उसका बिहेवियर जो है वो ज़रा नॉर्मल नहीं होता, फिर बाकायदा उनके इंस्टीट्यूशन है जिनमें वो दिया जाता है। तो एक उसने, ये कोई हतमी रिसर्च नहीं है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान जिनको फ्लू हो जाता है तो उनका जो रिस्क है ऑटिज्म वाले बच्चे का वो दुगना है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान बुखार हो जाए औरत को और वो बुखार 1 हफ्ते तक जारी रहे तो इससे वो जो रिस्क है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चा शायद ऑटिज्म का शिकार हो। लेकिन एक जो तीसरा उसमें फैक्टर सामने आया कि जो माएँ एंटीबायोटिक इस्तेमाल करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, होता है ना घर में कि जी नज़ला ज़ुकाम है और एजुकेशन की कमी होती है तो कहते हैं चल यार है तू सेप्ट्रॉन खा ला है या तू फला चीज़ खा ला, तो उस एंटीबायोटिक का अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो उससे रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि जो बच्चा है वो ऑटिज्म का शिकार हो सकता है। अच्छा, इसका बेसिकली अभी क्योंकि ये रिसर्च में फिर यर्स कर रहा हूँ, ये हतमी नहीं है। अगर किसी माँ को कोई फ्लू हो गया है या बुखार है तो वो ये ना समझे कि मेरा बच्चा ऑटिज्म का होगा, लेकिन इससे अभी तक जो डॉक्टर्स की जो रिकमेंडेशंस हैं वो सिर्फ ये हैं कि आप ज़रूर जो फ्लू शॉट है उसको लगवा लें। आपको पता है आप प्रेग्नेंट हो रही हैं, हो गई हैं, तो जो एक टाइम है पहले उसमें आप फ्लू शॉट लगवा लें, और अगर आपकी कोई तबीयत खराब हो, इस तरह की बुखार वगैरह हो, तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाकर, खुद से दवा नहीं, डॉक्टर के पास जाके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि कोई अगर उसकी वजह से कोई वो बच्चे में ऑटिज्म की तो बड़ी अच्छी आपने स्टोरी दे दी। हम तो ये अहले जमूर से एक ही बात करते हैं, WHO के मुताबिक एवरी 5 सेकंड्स एक बच्चा मरता है इंडिया में। यहाँ 1100 बच्चे डेली मरते हैं, 70 बच्चे सिर्फ नमूनिया की वजह से मर जाते हैं। अब हम ये आपकी बात ही हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे बच्चों को मत मारो, हमारे बच्चों को मत मारो, और ये हमें जमहूर की गोली ना दो, इनको रोटी दो, इनको दवाई दो, इनके राइट्स दो। चले, आपकी जो बहस है, जो आपकी बात है, वो मुझे भी समझ आ रही है, नाजरीन को भी समझ आ रही होगी डेफिनेटली, आप क्योंकि लेकिन खास सोच है आपकी, लेकिन मैं एक और स्टोरी बयान करना चाहता हूं। एक पहले आपकी आम सोच है, आम सोच हर आदमी की सोच है। समी साहब, आपका भी एक नजरिया है, आप एक नजरिए पे कायम है कुल्ली तौर पे।
आपकी एक माइंड सेट है, इसी तरह हर आदमी की सोच मेरा है। नजरिया तो कोई मैटर नहीं करता। 180 मिलियन लोगों में से सिर्फ एक आदमी का नजरिया नहीं है, हर आदमी का एक पैराडाइम। करना चाहता हूं, टाइम गुजर जाएगा। एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी है मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूं। यूरोप और अमेरिका इन्होंने ये ईरान पर पाबंदियां लगा रखी हैं और एक 15 साल नौजवान जो उसकी खबर आई है वहां से, इस्माइल उसका नाम था, खोस्तान जो है प्रोविंस में वो रहने वाला था, उसकी मौत सिर्फ इसलिए हुई है कि हीमोफीलिया एक बीमारी है। बीमारी ये होती है वो कि अगर आपको कट लग जाए ना तो आपका ब्लड निकल आए तो वो रुकता नहीं है, क्योंकि जो ब्लड है ना वो रुकता इसलिए है कि कुदरत ने क्लॉटिंग का एक निज़ाम बनाया हुआ है कि ब्लड के अंदर वो क्लॉटिंग होती है जिसकी वजह से वो खून रुक जाता है। वो खून ना रुकने वाली उसको बीमारी थी हीमोफीलिया, 15 साल उसकी एज थी और वो इसलिए मर गया क्योंकि अब ईरान में हीमोफीलिया को रोकने वाली दवाएं नहीं है। अमेरिका और यूरोप ने जो सैंक्शंस लगाई हैं वो दवाइयां जो हैं सारी की सारी अमेरिका और यूरोप में बनती हैं। ईरान के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई नहीं है जो हीमोफीलिया की वो उस दवा को वो लेके आए। तो वो 15 साल बच्चा आज उस सियासत की नज़र हुआ है, आज उस जनूनियत की नज़र हुआ है जो मजहब के नाम पर, सियासत के नाम पर मुसल्लत की जा रही है। उस बेचारे ने, मैं उसकी तस्वीर देख रहा था, खूबसूरत बच्चा, यंग नौजवान, कट लगा, हॉस्पिटल में चला गया छोटा सा, वो कोशिश ही करते रहे, खून ही नहीं रुक सका इसलिए कि खून रोकने, वो बड़ी छोटी कीमत की, कम कीमत की दवा है, वो ये नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बनती नहीं है वहां पे उन सैंक्शंस की वजह से। एक नहीं हजारों बच्चे मर रहे हैं इनकी वजह से। बस हम एक आदमी की खबर सुन लेते हैं, तुम्हें पता, अब बेशुमार बच्चे इस प्रोग्राम के दौरान जो मर गए होंगे वो हमें नजर नहीं आए, हमारा दिल नहीं, क्योंकि हमने देखा नहीं है। तो ये सारा जो है, हम जब बात करते हैं, हम एक ही बात कर रहे हैं, बात यह है कि हम एक बच्चे को नहीं, इस मुल्क के, दुनिया के हर बच्चे को बचाना चाहते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। काजी साहब, समी साहब, प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।